नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक फिर बड़ी खबर लाया हूं। महाराष्ट्र से संबंधित उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ बड़ा विस्फोटक खुलासा है। जिस अब वहां कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये पता नहीं चल रहा है, और इसी में हर हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि अपना स्कोर सेट कर लिया जाए। और स्कोर सेट करने में इस बार सबसे करीबी लोग आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान संजय राउत जी का। दो बड़ी खबरें हैं, एक तो संजय राउत जी से जुड़ा हुआ, और दूसरा रूपाली चकनकर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है ये अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीमान संजय राउत की चर्चा कर लेते हैं। संजय राउत ने मन बना लिया है कि कल जो आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे वो आज क्यों नहीं, और उद्धव ठाकरे को भी जेल भेज दिया जाए। इस तरह की पूरी भूमिका की चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के पावर गैलरी में। और इसमें चर्चा यह हो रही है कि पावर गैलरी के लोग कह रहे हैं कि संजय राउत ने शरद पवार के साथ मिलकर के एक बड़ी योजना बनाई है। यह चर्चा है। मुझे संजय राउत ने फोन नहीं किया है, जो मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा है कि शरद भाऊ पवार से मिलकर के संजय राउत कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। और इसलिए देखने से सामने से तो लगता है कि वो उद्धव और आदित्य के हितैषी हैं, लेकिन हित करते करते कब वो अहित कर जाते हैं ये उनको पता है, दुनिया को पता नहीं चल रही है। लेकिन पावर गैलरी में जो इन तथ्यों की विवेचना करने वाले जो शातिर पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं ना, उनको ये सारी बात समझ में आ जाती है। इसके पहले एक खबर उड़ी थी, वो भी पावर गैलरी की चर्चा थी, किसी ने कंफर्म नहीं किया, कि एक मीटिंग में संजय राउत को बंदी बना लिया शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि आप इसे कह सकते हैं आदित्य और उद्धव के गुंडों ने। यह चर्चा है। बंधक बना करके उनको बाथरूम में रखा गया। कुछ लोग तो कहते हैं बहुत पिटाई की गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सत्यता है। लेकिन महाराष्ट्र के पावर गैलरी में जिस किसी से भी आप बात करेंगे, सब लोग आपको एक ही स्वर में कहेंगे कि हां, उनके पिटाई की खबर तो है। और उस पिटाई में उस वक्त वहां पर उद्धव जी मौजूद हैं, आदित्य जी भी, श्रीमान आदित्य जी भी मौजूद हैं, उद्धव जी भी मौजूद हैं। उनके समक्ष शायद उनकी पिटाई की खबर है, चर्चा है। पॉलिटिकल गैलरी में ये चर्चा है। बंधक बनाने की तो कई लोग चर्चा करते हैं, लेकिन पिटाई की चर्चा दबी जुबान लोग करते हैं। कोई बात नहीं है। खैर, इसे चर्चा अगर आप मानते हैं तो इसे चर्चा ही रहने दीजिए, इसे असत्य ही मानिए। मैं भी मानता हूं, आप भी मानिए। लेकिन जो कुछ सत्य है, जो तथ्यात्मक है, जो सबके सामने है, जो कैमरे पर है, उसे तो आप झुठला नहीं सकते। जी, मैं कैमरे की चर्चा कर रहा हूं। श्रीमान संजय राउत जी, और टाइमिंग देखिए, बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। आज भी हो सकती थी सुनवाई, लेकिन आज नहीं आया है मामला दिशा का कोर्ट में। आज आज और कल, इस सप्ताह में लिस्ट होने की संभावना है, और इसी सप्ताह में सीजीआई चंद्रशेखर जी की पीठ में सुनवाई होगी, और एफआईआर का आदेश आप मान के चलिए कि अवश्यंभावी है। तो टाइमिंग देखिए, एक दो दिन पहले ही श्रीमान संजय राउत का एक विस्तृत साक्षात्कार आता है। किनके साथ? श्रीमान कपिल सिब्बल जी के साथ। देखिए, एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम के ऊपर चढ़ गया। अब आप समझ लीजिए, एक करेला ऊपर से नीम के पेड़ के ऊपर। ऐसा ही हुआ। एक तो संजय राउत साहब और दूसरे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब। तो कपिल सिब्बल साहब आजकल पत्रकार बन गए हैं, पॉडकास्ट करने लगे हैं, अलग अलग नेटवर्क पे जाकर के पॉडकास्ट करते हैं। अपना उन्होंने कोई नेटवर्क बनाया नहीं। उन्होंने एक बार प्रयोग किया था चैनल लाने का, आपको याद होगा, स्वराज करके एक चैनल हुआ करता था,
बाद में वो और उनकी पत्नी चलाया करती थी सैटेलाइट चैनल, लाने का बड़ा उनको बुखार चढ़ गया था, तो सैटेलाइट चैनल लेकर के भी आए थे, लेकिन लंबे समय तक चला नहीं पाए। बहुत हो हंगामा हुआ और फिर उन्होंने इसको सुपुर्द कर दिया किसी और के सहारे। अमृता राय जो दिग्विजय बाबू की पत्नी हैं, वो उनकी सर्वेसर्वा थी, मतलब एडिटोरियल हेड थी। अब अभी क्या पोजीशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कपिल सिब्बल साहब उस चैनल से हट गए। लेकिन कपिल जी के मन में पत्रकार का जो एक इच्छा है वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। पेशे से वो वकील हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट भी उनके अंदर जिंदा है। लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट और वकीलों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो वो अपनी योग्यता को दोनों फ्रंट पर आजमा रहे हैं। तो आजकल उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पर, और बड़ा ही अच्छा पॉडकास्ट होता है उनका, वायर के ऊपर। वायर के ऊपर, वायर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है कि वायर क्या है। उसी तरीके से और भी एक आध दो प्लेटफॉर्म हैं जो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी भाजपा एजेंडा का मुखपत्र समझ लीजिए इसे। एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट के का जो कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो सारे माउथ पीस हैं एक प्रकार से, और उस पे जा जा करके ये श्रीमान अपना वक्तव्य देते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। खैर, तो श्रीमान कपिल सिब्बल जी के साथ दुधर्ष पत्रकार, वो भी पेशे से पत्रकार हैं साहब। अब देखिए, एक की जिजीविसा अभी जागृत हुई है और दूसरा तो पेशे से पत्रकार है वर्षों से, 35-40 वर्ष हो गए उनको पत्रकारिता करते करते। 80s में आए थे, सामना के संपादक रहे, फिर और भी कई चीजों का है, पॉडकास्ट में आप देख लीजिएगा, बड़ा विस्तार से इन्होंने बताया है। श्रीमान संजय राउत राज्यसभा के चौथी बार पार्लियामेंटेरियन है, सांसद हैं, वो चौथी बार सांसद हैं, अब ये पत्रकार भी हैं। तो श्रीमान संजय राउत अपीयर होते हैं कपिल सिब्बल जी के पॉडकास्ट पे। कपिल सिब्बल जी सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं, कहते हैं कि आपको जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो आपका क्या अनुभव था। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मुझे कसाब, बाद में जब मुझे अर्थर रोड जेल ले जाया गया, तो उस जेल में मुझे वहां रखा गया जिसमें कसाब को रखा गया था। ऐसा मैं टेररिस्ट हूं, सोच लीजिए आप। अब मेरी बगल में अनिल देशमुख जी थे, अनिल देशमुख जी जो पूर्व होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो मेरी बगल में अनिल देशमुख थे, उनके बगल में मैं था, और मुझे जिस कोठरी में रखा गया था, उस कोठरी में कसाब को रखा गया था। और उसके पहले जब ईडी मुझे गिरफ्तार करके ले गई तो मुझे टेबल पर सोना पड़ा, और ईडी का जो दफ्तर होता है वहां सुबह 7 बजे के पहले मुझे सारा काम कर लेना पड़ता था, क्योंकि उसमें महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे। अब उनके सामने जाकर के मैं नहाऊंगा कैसे। तो बहुत ही बुरी स्थिति में मुझे ईडी के पहले कस्टडी में रखा गया, और फिर जब मुझे आर्थर रोड जेल ट्रांसफर किया गया तो वहां मुझे कसाब के कमरे में रखा गया। खैर, ये उनकी आप बीती थी, वो सरकार में थे, और ये भी चर्चा कर रहे थे कि जब वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जो सब कमेटी होती है, वो 3 सदस्यों की कमेटी थी, उसमें वो भी थे, बृजभूषण शरण सिंह भी थे, और एक सज्जन और थे। जब वो पूरे देश भर के जेल की यात्रा कर रहे थे, जेलों की सिचुएशन देखने के लिए, तो आर्थर रोड जेल भी गए थे। तो जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य के रूप में आर्थर रोड जेल गए थे, तो सारे लोग सैल्यूट लगा रहे थे। लेकिन सीन जब बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो वही लोग जो सैल्यूट लगा रहे थे, उन्हीं लोगों के आदेश पे कि ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के आने के बाद ये कैदी जो हैं, श्रीमान संजय राउत, उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ, नहीं होने की वजह से इनके सामने जो पुलिस वाले थे, कांस्टेबल, उनको सस्पेंड कर दिया सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ने। और जब इनको जानकारी मिली कि मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल का निरीक्षण हो रहा था, उस दौरान मैं प्रोटोकॉल में बतौर कैदी उठ के खड़ा नहीं हुआ उनके सम्मान में, तो उन्होंने इसका अपमान माना, और जो भी पुलिस वाले थे वहां पे, उनको सस्पेंड इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनको कहा गया कि तुमने ये जेल मैनुअल इन्हें बताया क्यों नहीं, जेल के प्रोटोकॉल इनको बताया क्यों नहीं।
कि जब जेल सुपरिंटेंडेंट घूमेंगे तो सारे कैदी को खड़ा हो जाना है। ये अभी भी खुद को संजय राउत समझ रहा है, ये अभी भी खुद को सांसद समझ रहा है, ये अभी भी खुद को पार्लियामेंट कमेटी की मेंबर समझ रहा है। तो इन्हें इनकी औकात बतानी है और तुमने औकात बताई नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओ। ये सारी बात ये साक्षात्कार में जिक्र कर रहे हैं श्रीमान। विषय वो नहीं है। अब मैं आ रहा हूं मूल विषय पे। उसमें तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, जेल की प्रताड़ना का जिक्र कर रहे हैं, कैसे वो पीड़ित हुए, कितने कष्टों से वो गुजरे हैं, ये सब का उन्होंने जिक्र किया। जिक्र करते करते उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया, या ये कहें कि गंभीर रहस्योद्घाटन किया। मंशा थी अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की। मंशा थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी देखिए कितने कृतज्ञ हैं। इनको कोई आत्मीयता नहीं है, इनमें कोई मानवीयता नहीं है, इनमें कोई लोक लाज नहीं। ये उनकी इच्छा थी, अपने इस संदेश के माध्यम से, बोलने के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत ही कृतज्ञ हैं, बहुत ही परले दर्जे के गिरे हुए इंसान हैं। उनका संदेश ये था। लेकिन इस संदेश में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती क्या है? ये जिक्र कर रहे हैं कि जब बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी तो ये जो अमित शाह है ये तड़ी पार हो गया था। तड़ी पार का क्या मतलब हुआ साहब? अमित शाह के खिलाफ केस चल रहा था, एक इनकाउंटर वाला केस चल रहा था, वो गृह मंत्री थे। तो अमित शाह का केस ट्रांसफर हो गया था महाराष्ट्र, गुजरात से। तो अमित शाह खुद को बचाने के लिए बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचते हैं और उस वक्त संजय राउत, इनके साथ और 2-3 लोग और बाला साहब ठाकरे ऊपर के फ्लोर पे मीटिंग कर रहे होते हैं। नीचे से सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है कि भाई कोई अमित शाह नाम का व्यक्ति मिलने के लिए आया है। एक बार आया तो कुछ नहीं, 2 बार आया तो कुछ नहीं, 2-3 बार उन्होंने टालने की कोशिश की। आखिर में फिर इन्होंने ही फोन उठाया और कहा कि भाई क्या बात है बताओ। कहा कि कोई अमित शाह नाम का व्यक्ति आया है, अपने को आमदार कहता है। महाराष्ट्र में एमएलए को आमदार कहा जाता है और एमपी को खासदार कहा जाता है। तो गुजरात का कोई आमदार आया है अमित शाह, जो आपसे मिलना चाहता है। हमने कहा साहब को कि साहब कोई गुजरात से आमदार आए हैं, अमित शाह नाम के व्यक्ति हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। साहब ने कहा कौन है? कहा कि बीजेपी का आमदार है। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, बोल दो कल 11 बजे के लिए। दूसरे दिन 11 बजे आए, दूसरे दिन भी ये श्रीमान मौजूद हैं। अब इनके झूठ का पोल देखिए। दूसरे दिन श्रीमान मौजूद हैं बाला साहब ठाकरे के पास। उस दिन भी इनकी मीटिंग चल रही थी, आज फिर मीटिंग शुरू हो गई और उसी दौरान श्रीमान अमित शाह को बुलाया गया है। दूसरे दिन 11 बजे अमित शाह। मैंने इतना झूठ ये आदमी बोलते हैं, ये इंसान बोल रहा है, ये क्या कहा जाए, पकड़ा गया, बोलते बोलते ही पकड़ा गया। तो कह रहे हैं कि अमित शाह दूसरे दिन आते हैं और मैं वहां मौजूद था। जैसे ही अमित शाह कमरे में प्रवेश करते हैं जहां साहब बैठते थे, और साहब कहां बैठते थे? वो शेरनुमा सिंहासन होता था, उस सिंहासन पर साहब बैठे हुए हैं। साहब कभी सोफा वोफा पर नहीं बैठते थे, जब भी बैठते थे साहब तो शेरनुमा सिंहासन। और एक बात जान लीजिए, ये शेरनुमा सिंहासन का जो चलन है ना, ये महाराष्ट्र में सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में खुद अपनी 2 आंखों से नागपुर से लेकर के कई ऐसे जिलों का भ्रमण किया है जहां जो बड़े दबंग जो लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के कुर्सियों पर बैठते हैं और जो सोफा भी उनका बनता है ना, उसी तरह का बनता है। अब बाकी लोग सामने में बैठते हैं और वो सभी सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ, और वो सभी ऐसे ही कुर्सियों पर बैठते हैं राजा की तरह। तो केवल श्रीमान बाला साहब ठाकरे नहीं बैठते थे इन कुर्सियों पर, वहां चलन है साहब पूरे महाराष्ट्र में।
और आप कहेंगे तो मैं कई लोगों के नाम भी बोल दूंगा, लेकिन उसका अभी जिक्र करना बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी तो कुछ और बात है। तो कह रहे हैं कि अमित शाह पहुंचते हैं और सीधे अमित शाह जो हैं साहब के पैर पर गिर जाते हैं, नीचे बैठते हैं, पैर पैर छूते हैं। फिर उन्होंने उनको बिठाया और फिर अमित शाह ने कहा कि देखिए सर, मेरे खिलाफ, महाराज जी साहब जो भी बुलाओ, मेरे खिलाफ एक मुकदमा है जिसकी सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में लगी है, और आप का अगर फोन चला जाए एक तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये सज्जन, सुनते जाइए। अब इसी से पता चलता है कि ये क्या क्या खेल चलता है महाराष्ट्र में और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और मैं आज ये अपील करता हूं सीजेआई सूर्यकांत से कि आप प्रथम दृष्टया सुओ मोटो लीजिए इसका, इस इंटरव्यू का, इस साक्षात्कार का। और श्रीमान कपिल सिब्बल के सामने वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और कपिल सिब्बल ये एक बार भी टोकते नहीं है। बेशर्मी की इंतहा देखिए, कानून के रखवाले बनते हैं ये लॉ मिनिस्टर थे, इनके सामने में ये बात कबूली जा रही है, कही जा रही है, और इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने रिक्वेस्ट किया कि आप अगर एक फोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कहा क्या फोन करना है, कहां फोन करना है? कहा कि फला फला जज है, इस जज के नाम लेना। उन्होंने नाम लिया नहीं, तो मुझे भी नहीं मालूम है किस बेंच में था। अब अभी शोध करने बैठेंगे तो निकल जाएगा कि किस बेंच में सुनवाई थी। लेकिन कहा कि फला फला जज है, उनको आप एक बार फोन कर दीजिए। बोला मैं कैसा करता, मैं जज को कैसा करता? बोला कि आप अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहा अच्छा ठीक है, देखता हूं। दूसरे दिन मनोहर जोशी को ये कॉल करते हैं। कौन? बाला साहब ठाकरे। मनोहर जोशी बड़े कद्दावर नेता थे, आप जानते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। मनोहर जोशी को कहते हैं कि तुम उस जज के पास जाओ और तुम्हारे फोन से मेरी बात करो जज से। जज के फोन पर कोई बात नहीं करना, तुम जो अपना फोन लेके जाओगे ना, उस फोन से उस जज साहब से मेरी बात कराओ। मनोहर जोशी के पास आदेश की तामील करने के बजाय और कोई रास्ता नहीं था। बतौर संजय राउत मैं कह रहा हूं, ये कैमरे पर कह रहे हैं ये सज्जन। तो मनोहर जोशी जाते हैं उस जज के पास और उनसे बाला साहब ठाकरे की बात कराते हैं। जज साहब कहते हैं कि भाई मैं तो देख लूंगा, लेकिन ये डबल बेंच है, मतलब मेरे साथ एक और जज है, 2 सदस्यीय बेंच है ये, तो ये डबल बेंच में मैं तो कर दूंगा, लेकिन जो दूसरा जज है वो मुसलमान है। अब देखिए कितना डेरोगेटरी बात है, मतलब दूसरा जज मुसलमान है, मतलब मुसलमान जज न्याय नहीं कर सकता हिंदू के साथ। ये किनके सामने कह रहे हैं? ये कपिल सिब्बल के सामने कहा जा रहा है, उस जज को बदनाम किया जा रहा है। देखते जाइए आप, ये कह रहे हैं कि दूसरा जज जो है वो मुसलमान है, मतलब सीधा सीधा ये डिफेम कर रहे हैं कि मुसलमान जज तो हिंदुओं के साथ न्याय कर ही नहीं सकता। इस इंटरव्यू में कह रहे हैं ये। उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने कहा छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं है, वो ना मुसलमान है, उसको देख लेंगे, तुम तो हिंदू हो ना, तुम करो। और इस बीच में एक बात रह गई कि जब अमित शाह आते हैं तो बाला साहब ठाकरे को कहते हैं मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं महाराज जी, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी। बस जैसे ही इन्होंने कहा अमित शाह ने कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, बाला साहब ठाकरे खुश हो गए। देखिए इनकी मार्केटिंग, देखिए इस धूर्त व्यक्ति की, ये श्रीमान संजय राउत की मार्केटिंग देखिए। कह रहे हैं कि अमित शाह ने क्या कहा, कहा कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, और यह बात सुनते ही बाला साहब खुश हो गए। मतलब आप कल्पना कीजिए कितना आदमी ये झूठा है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, अमित शाह जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, केस ट्रांसफर होने के पहले ऐसा दुनिया में कौन आदमी है जो अमित शाह को नहीं जानता है? गुजरात का होम मिनिस्टर है, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाए हैं। कांग्रेस पूरी तरह से भिड़ करके, पीछे पड़ करके उनको गिरफ्तार करवाया है, फिर उनका केस ट्रांसफर करवाया है गुजरात से,
और बाला साहब ठाकरे को कुछ मालूम नहीं है। कौन है अमित शाह? आप पकड़ रहे हैं झूठ? ये व्यक्ति कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फौरन से पेशतर एक तो संज्ञान लेना चाहिए जस्टिस सूर्यकांत को, सीजीआई को, इसके खिलाफ। और दूसरा, जो पॉलिटिकल गैलरी की चर्चा है वो सुनिए साहब। तो इन्होंने, अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि तुम कट्टर हिंदू हो, तो खुश हो गए, फोन कर दिया। और जज साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूं, दूसरा जो जज है वो मुसलमान है। उन्होंने फिर कहा कि तुम हिंदू हो, तुम अपना काम करो, उसको हम देखेंगे। और फिर इस तरीके से इनका काम हो गया। सरेआम ये व्यक्ति बाला साहब ठाकरे को ये कह रहा है कि बाला साहब ठाकरे जजों को मैनेज करते थे। समझे बात को? संदेश ये जा रहा है कि जब पिता मैनेज कर सकते थे तो बेटा भी मैनेज कर सकता है। उद्धव ठाकरे भी मैनेज कर सकता है, पोता भी मैनेज कर सकता है। स्ट्रेट अवे ये व्यक्ति कह रहा है कि बाला साहब ठाकरे के फोन पे अमित शाह जी का काम हो गया और वो अमित शाह ने इनकी पार्टी तोड़ दी। फिर दूसरा जिक्र हो रहा है, अभी आ रहे हैं अभी इसके ऊपर, फिर दूसरा जिक्र हो रहा है कि एक बार मोदी जी गए शरद भाऊ पवार से मिलने। शरद भाऊ पवार से मिले मोदी जी, कहा कि बताइए क्या क्या खबर है, क्या है। तो शरद भाऊ पवार ने कहा, मोदी जी ने शरद भाऊ पवार को कहा कि अरे भाई मेरा एक बड़ा ही खास आदमी है, उसको जरा बचाना है। बोला क्या है, कौन है, क्या बचाना है? बोला कि सीबीआई में 3-4 ऑफिसर को तो मैनेज कर लिया है, एक ऑफिसर है जो बखेड़ा खड़ा कर रहा है, वो मैनेज नहीं हो रहा है, और वो महाराष्ट्र कैडर का है, और वो आपको जानता है ठीक से। आपका अगर उसको फोन चला जाए तो वो भी मान जाएगा। तो बोला किसके लिए कर रहे हो? तो बोला कि अमित शाह के लिए कर रहे हैं। अमित शाह कौन है? अरे हमारा बहुत खास आदमी। ये देखिए, फिर झूठ बोल रहा है ये। तो मोदी बोल रहे हैं शरद भाऊ पवार को फोन कर दीजिए, और फिर शरद भाऊ पवार ने फोन कर दिया, जो भी हुआ। तो 3 ऑफिसर पहले मैनेज था, चौथा मैनेज हो गया, केस खत्म हो गया। क्लियरली इन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से ऑन कैमरा कन्फेस कर रहा है। एक जगह तो मोदी मैनेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे मैनेज कर रहे हैं, तीसरी तरफ शरद पवार मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि पूरी अदालत, पूरा सीबीआई फोन पर ही चलता है। मतलब ये बनाना रिपब्लिक है बतौर, अब इसमें सत्यता हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद हैं, लॉ मेकर हैं ये, बतौर सांसद ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जज क्या हो, और ये कई बार बोल चुके हैं। इन्होंने ही कहा था कि जज के पीछे जो लटका हुआ ना, भंगार भंगार से लाया है, मतलब कबाड़ी खाने से लाया है, वो जो तराजू है। कौन होता है ये? बोला, अभी एक इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि ये तो चमचा है, सारे जज तो चमचा है मोदी के। ऐसा भी खबर है कि सारे जज तो मोदी के चमचे हैं। इस तरह से ये जुडिशरी को डिफेम कर रहे हैं, स्ट्रेट अप, ऑन कैमरा। किनके सामने? पूर्व कानून मंत्री के सामने। किनके सामने? देश के जाने माने लॉयर के सामने। और लॉयर चुप है। क्यों? लॉयर को मालूम है, हाँ होता है, कोर्ट तो मैनेज होता है, क्योंकि बहुत बड़े मैनेजर हैं, दुकान चलती है इनकी। अगर ये नहीं होते तो ये क्रॉस करते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई फोन कर देगा और जज उनका काम कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। इन्होंने एक बार भी उस सवाल पे, उस उनके जवाब पे ये सवाल नहीं पूछा कि राउत जी मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि जज साहब को बाला साहब जी का फोन आ गया और जज साहब ने उनकी बात सुन ली। ऐसा नहीं हो सकता है, कानून भी कोई चीज है। इन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, कपिल सिब्बल ने ये नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कानून में लिखा हुआ है, जो सबूत है, उस सबूत को उठा के फेंक देगा क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने फोन कर दिया। अब देखिए कितना गंभीर विषय है, और देश मौन है, हमारे प्रधानमंत्री मौन है, हमारे गृह मंत्री मौन है, अदालत मौन है। नहीं, अब असली खेल है।
ये बोल करके आपको क्या लगता है कि ये अमित शाह की और मोदी की आलोचना करना चाहते हैं? नहीं, अदालत को गुस्सा दिलवा रहे हैं, सीजीआई को गुस्सा दिलवा रहे हैं, सूर्यकांत जी को। सीजीआई मुंबई हाईकोर्ट को गुस्सा दिलवा रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर में एफआईआर पर डिसीजन होने वाला है। अमित शाह को गुस्सा दिलवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गुस्सा दिलवा रहे हैं कि तुम पब्लिक में आकर के ये बात कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो गुस्से में अब अमित शाह, वो तो ऑलरेडी पहले से गुस्से में है, मोदी भी गुस्से में है। तो कह रहे हैं कि उनको पार्टी तोड़ दिया, शरद पवार ने इनको मदद किया, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, उद्धव के बाला साहब ठाकरे ने मदद किया, उद्धव की पार्टी तोड़ दी। मतलब ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी जो हैं वो कृतज्ञ हैं। जो उपकार किया जब कभी किसी ने, तो उसका आंख में लाज नहीं है, कोई आंख में पानी नहीं बचा है। लेकिन ये कह करके उन्होंने अपना काम कर दिया। अमित शाह को गुस्सा दिलवाओ, मोदी को गुस्सा दिलवाओ, अदालत को गुस्सा दिलवाओ कि सरेराह ये आदमी ये बदनाम कर रहा है अदालत को। सीबीआई को गुस्सा दिलवाओ, सरेराह बदनाम कर रहा है कि बाला साहब के फोन पे कोर्ट मैनेज हो सकता है। और पूर्व कानून मंत्री कोई सवाल नहीं खड़ा करता है कि संजय जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता हूं कि बाला साहब ठाकरे का फोन गया और जज साहब ने इनके फेवर में फैसला दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। जज साहब ने अगर फैसला दिया होगा तो तथ्यों पर दिया होगा, तथ्यों पर दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा। संजय राउत के बारे में महाराष्ट्र की पावर गैलरी कह रही है कि संजय राउत के मन में चल रहा है कि जितना जल्दी ये बाप बेटा जेल जाए, उतना जल्दी हम शिवसेना उद्धव पर कब्जा कर लें और अपनी दुकानदारी चलाएं। ये चर्चा है, ये चर्चा है। ये जैसे ये कैमरे पे बोल रहे हैं ना, मैं उन्हीं चर्चा को आपके सामने रख रहा हूं। इनकी मंशा है जितना जल्दी हो जाए। अदालत एक्शन क्यों नहीं ले रही है, अमित शाह एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो उनको भड़काओ, उनको आग लगाओ। टाइमिंग बहुत सही चुना है, सही चुना है टाइमिंग, ताकि अदालत को गुस्सा आए कि अच्छा मैनेज होता था, अदालत को बदनाम कर रहे हो। ये खेल है। दूसरा जो प्रकरण मैंने कहा था कि दो बड़ी बात है, उस पर एक अलग से हमको लगता है कि डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। रूपाली चाकनकर को लेकर के एक बड़ी खबर है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कल बहुत डिटेल में बनाऊंगा। तो आज मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि श्रीमान संजय राउत ने तैयारी कर ली है आदित्य ठाकरे को जेल भेजने की। ये पावर गैलरी में चर्चा है, चर्चा आम है, तथ्य आपके सामने है। तो हितैषी बन करके कैसे अहित किया जाता है, ये पॉलिटिक्स में अगर सीखना है तो श्रीमान संजय राउत से सीखिए। हो सकता है कि संजय राउत के खिलाफ जो असॉल्ट हुआ था, फिजिकल असॉल्ट हुआ था, उसका संजय राउत धीरे धीरे बदला ले रहे हो। सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन ये चर्चा है कि शरद पवार और संजय राउत के बीच में कुछ टेका हुआ है। क्या है नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।